वेलकम टू अरियन। आज हम देखने वाले हैं जैव विविधता एवं संरक्षण की। जैव विविधता जो है, बायोडाइवर्सिटी जिसे हम बोलते हैं, उसको कैसे हम लोग बचा सकते हैं, कैसे वो खत्म हो रही है, लुप्त हो रही है। तो जैव विविधता से तात्पर्य जीवित जीवों में विभिन्नताएं जो पाई जाती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जैव विविधता। तो आप देखते हुए अपने आसपास, अपने वातावरण में कि भाई कितने तरीके के जीव जो हैं हमें दिखाई देते हैं, अलग अलग तरीके के पादप हमें दिखाई देते हैं, जंतु दिखाई देते हैं। ये सब क्या है? ये सब जैव विविधता है। और यहाँ पर जो है जैव विविधता जो है उसमें सभी जीव जातियां, समस्त समष्टियां, उनके मध्य आनुवांशिक विभिन्नताएं, सभी समुदायों के बीच में जितनी भी विभिन्नताएं वो सब आती है। तो अगर जैव विविधता को हम परिभाषित करें तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र एवं वातावरण में पारस्परिक निर्भरता तथा अन्योन्य क्रियाएं करते हुए पादपों, जंतु एवं सूक्ष्म जीवों की विभिन्न जातियों, स्वभाव, संरचना, आकार एवं आकृति में भिन्न का पाया जाना जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। और सर्वप्रथम जो है इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? रॉजन ने 1985 में। एडवर्ड ओ विल्सन ने को जैव विविधता का जनक, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। चलिए अब यहाँ पर जो है हम इसको जैव विविधता को 3 स्तरों में बांट सकते हैं। पहला है अनुवांशिक विविधता, कि भाई अनुवांशिक स्तर पे अगर जैव विविधता हो तो उससे बोलेंगे हम अनुवांशिक विविधता। जैसे एक ही जाति के अलग अलग जीव जो हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे हम सब जो है वो होमो सेपियन जाति के जो है जीव हैं या इंसान हैं, लेकिन हम सब एक दूसरे से भिन्न भिन्न हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? अनुवांशिक विविधता। जैसे हम बात कर सकते हैं कि भाई हिमालय पर पाए जाने वाले रोवोल्फिया वोमिटोरिया नामक औषधीय पादप से रेसरपीन नामक एल्कलॉइड प्राप्त होता है। तो हिमालय की विभिन्न जो श्रेणियां होती हैं उसमें पादप की रेसरपीन निर्माण की क्षमता, सांद्रता में विभिन्नता पाई जाती है, क्योंकि अलग अलग श्रेणी में अलग अलग तरीके के रोवोल्फिया वोमिटोरिया होंगे जो अलग अलग जाति को दर्शाएंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं? अनुवांशिक विविधता। जैसे भारत में आम की लगभग 1000 एवं धान की लगभग 50,000 जातियां पाई जाती हैं। दूसरा आ जाता है आपका जातीय विविधता। जातीय विविधता, अलग अलग जाति जो आपको देखने को मिलती है। कुत्तों में भी बहुत सारी जातियां हैं। तो ये सब क्या है? ये अलग अलग विभिन्नताएं हैं, विविधता है, जिसे हम जातीय विविधता बोलते हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं विभिन्न जातियों के जीवों की संख्या जातीय एक रूपता, स्पीशीज इवननेस को दर्शाती है। अब यहाँ पर विभिन्न जातियों में जीवों की संख्या लगभग समान होती है, समानता दर्शाते हैं, जहाँ एक या एक अधिक जाति में दूसरी जातियों की अपेक्षा अधिक जीव पाए जाते हैं। जैसे पश्चिमी घाट पर उपस्थित उभयचरों की प्रजातियों में जैव विविधता पूर्वी घाट पर उपस्थित उभयचरों से अधिक होती है। तीसरी जो विविधता आती है वो है सामुदाय व पारिस्थितिकीय विविधता। जिस प्रकार के वातावरण में आप रहेंगे उसी प्रकार की आपके लक्षण होंगे। तो जो परिस्थिति या हम बोल सकते हैं वातावरण के हिसाब से जो विविधताएं आती हैं उन्हें हम समुदाय एवं पारिस्थितिकीय विविधताएं बोलते हैं। जैसे भारत में रेगिस्तान, वर्षा वन, प्रवाल भित्ति, आर्द्रभूमि, ये अलग अलग वातावरण है। अलग अलग हम बोल सकते हैं कि जैवीय समुदाय है यहाँ पर। और ये क्यों है? क्योंकि रेगिस्तान में अलग तरीके का वातावरण मिलेगा, अगर हम वर्षा वन की बात करें तो वहां अलग तरीके का वातावरण मिलेगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकीय विविधता। अब यहाँ पर समुदाय स्तर पर विविधता जो है वो निम्नलिखित प्रकार की होती है। अल्फा विविधता, जैसे किसी एक ही समुदाय आवास में रहने वाले विभिन्न जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता को सम्मिलित किया जाता है। एक छोटे वन या उद्यान में विभिन्न प्रकार के पादप जो होंगे वो इसका उदाहरण होंगे। बीटा विविधता बोलेंगे कि भाई अलग अलग प्रकार के समुदाय या आवासों में पाई जाने वाली विभिन्नता, जैसे हिमालय पर अलग अलग अंशांश पर अलग अलग प्रकार की वनस्पति का पाया जाना। तीसरा है गामा विविधता, क्षेत्रीय विविधता, मतलब कि एक क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न आवासों की जैव विविधता को सम्मिलित किया जाता है। चलिए, पृथ्वी पर तथा भारत में जातीय विविधता कितनी प्रकार की है? तो भाई 2004 में जब IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के अनुसार अब तक पता लगाए जा चुके पादपों एवं जंतुओं की कुल संख्या 1.5 मिलियन है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यह संख्या जो है 20 से 25 मिलियन तक हो सकती है, लेकिन रॉबर्ट मे के अनुसार पृथ्वी पर जीवों की जैव विविधता लगभग 7 मिलियन तक हो सकती है। और स्थलीय जातियों की संख्या लगभग 8.7 मिलियन, समुद्र में 2.2 मिलियन हो सकती है। तो आकलन के अनुसार 70% से ज्यादा प्रजातियां जंतुओं की है और 22% प्रजातियां पादपों की है। अगर हम जंतुओं में वर्ग इंसेक्टा की बात करें तो हर 10 में से 7 जो होंगे आपको कीड़े मकोड़े या कीट मिलेंगे। तो इस तरीके से 70% भाग जो है वो इंसेक्टा वर्ग को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट आता है, देखिए यहाँ पर आपको पाई चार्ट दिया गया है, कुछ वर्गों की जातियों की जैव विविधता को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई सबसे ज्यादा जो है कीट पाए जाते हैं जंतु वर्ग में, फिर मॉलस्क, फिर अन्य प्राणी समूह और क्रस्टेशियन। अगर हम यहाँ पर बात करें आपके
कशेरुकी जीवों की, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो आपको मत्स्य मिलेगी, और उसके बाद में स्तनधारी और सरीसृप, फिर उभयचर और फिर पक्षी। तो यहाँ पर और तीसरे वर्ग में हम देख सकते हैं पादपों का वर्ग, तो सबसे ज्यादा आपको कवक और आवृतबीजी पादप मिलेंगे, और बहुत कम मात्रा में मॉसेस, फर्न, शैवाल और लाइकेंस मिलेंगे। तो इस तरीके से जो है विविधताएं पाई जाती हैं। लेकिन हम बात करें, भारत का भूमि क्षेत्र जो है वो 2.4% है विश्व का, लेकिन इसकी वैश्विक जातीय विविधता जो है वो 8.1% है, जो कि काफी ज्यादा है। और यहाँ पर संसार के 12 अति विविधता वाले देशों में भारत का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में लगभग 45,000 पादप जातियां तथा इससे दुगुनी जंतु जातियों का अभिलिखित किया जा चुका है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं जैव विविधता का महत्व क्या है, कि भाई कृषि में महत्व है। कृषि में अगर हम देखें तो अनेक उपयोगी कृषि फसलों के जंगली संबंधी कई रोगों, नाशकों आदि के प्रति प्रतिरोधकता दर्शाते हैं। तो यहाँ पर कृषि में महत्व काफी ज्यादा है। दूसरी बात है कि खाद्य में महत्व है, कि उपयोग में भोजन के रूप में हम लोग इनको उपयोग करते हैं, अलग अलग तरीके की पादप की अनेक जातियों को, और जितने ज्यादा विभिन्नताएं होंगी उतने ही ज्यादा हमारे प्रकार के भोजन होंगे। तो 10 से 12 जातियां जो है खाद्य सामग्री जो है हमारी 80 से 90% खाद्य सामग्री केवल पादपों की 10 से 12 जातियों से प्राप्त होती है, जबकि बाकी जातियां इतनी सारी हैं फिर भी। औषधि में महत्व है, हमें औषधि मिलती है। वर्तमान में भी लगभग 70% औषधियां प्राकृतिक उत्पादों से प्राप्त की जाती है, जैसे सर्पगंधा, अश्वगंधा। पारिस्थितिक में महत्व, भाई इकोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट है, संतुलन बनाए रखने के लिए काफी जो है महत्वपूर्ण होती है हमारी जैव विविधताएं, अदरवाइज संतुलन जो है वो नहीं बना रहेगा। उद्योगों में महत्व, तो यहाँ पर कच्चा माल जो जाता है, जितने भी पादप जंतु हैं उनसे अनेक तरीके के जो है अनेक उद्योगों के लिए कच्चा माल यहाँ पर प्रदान करते हैं, जैसे गोंद, रबड़, ऊन, चमड़ा आदि। अब पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के प्रतिरूप। तो यहाँ पर पहला है अंशाशीय प्रवणता। सामान्यतः जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल एरिया, जिसकी अंशाशीय परास 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 दक्षिण तक है की ओर जाते हैं, तो जैव विविधता कम होती जाती है। तो हम यहाँ पर अगर बात करें कि भाई हम जैसे जैसे इक्वेटर लाइन से, अगर हम इक्वेटर की बात करें, भाई ये हमारा, तो ये भूमध्य जो रेखा है, इससे अगर हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होगा, जैव विविधता कम होती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम इधर आएंगे तो वापस जैव विविधता जो है वो बढ़ती जाएगी। तो कुछ देश जो यहाँ पर पोलर एरियाज के पास में होंगे, जो यहाँ पर होंगे, जो यहाँ स्थित होंगे, उनमें जैव विविधता आपको काफी कम देखने को मिलेगी, जबकि जो यहाँ होंगे भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होंगे, उन पे आपको जैव विविधता काफी ज्यादा मिलेगी। अगर हम बात करें मिडवेस्ट यूएसए में स्थित शीतोष्ण वनों की तुलना में इक्वेडोर में वाहिका युक्त पादपों, वॉस्कुलर प्लांट्स की 10 गुना ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। अब उष्णकटिबंधीय जैव विविधता के कारण क्या है भाई, क्यों यहाँ पर इन स्थानों पर जो है सबसे ज्यादा उच्च जैव विविधता पाई जाती है? क्योंकि क्षेत्रों में उच्च शीतोष्ण क्षेत्रों की तुलना में अधिक स्थायी वातावरण पाया जाता है। यहाँ पर वातावरण जो है पूरे साल भर एक जैसा बना रहता है, इसीलिए। दूसरी बात, यहाँ पर जो है अधिक पुराना है, अतः इन्हें विकास के लिए अपेक्षाकृत अधिक समय मिला है, तो एक जैसा रहा है। गर्म तापक्रम एवं अधिक नमी युक्त वातावरण यहाँ पर आपको मिलता है, इसीलिए पादप जो है यहाँ तेजी से बढ़ते हैं, वृद्धि करते हैं, और जहाँ पादप रहेंगे वहां पर जंतु भी रहेंगे। अगर हम देखें तो ग्लेशिएशन होता रहता है शीतोष्ण क्षेत्रों में, पर लेकिन यहाँ पर अगर हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर लगभग जो है वातावरण अपरिवर्तित रहता है, और इनमें विलुप्तता की संभावना भी कम होती है। अब दूसरा आता है तुंगीय प्रवणता। तुंगीय प्रवणता की अगर हम बात करें तो अंशाशीय प्रवणता की भांति ही मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर बढ़ने पर जातीय विविधता कम होती जाती है। जैसे जैसे आप यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों से ऊपर पहाड़ी इलाकों की तरफ बढ़ते जाएंगे तो जैव विविधता कम होती जाएगी, क्योंकि 1000 मीटर की ऊंचाई पर सामान्यतया तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। तीसरा आता है जातीय क्षेत्र संबंध। अब जैसे जैसे आप क्षेत्र बढ़ाते जाएंगे जाति बढ़ती जाएगी, ऐसा कहना था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का, जर्मनी के प्रसिद्ध प्रकृतिविद, कि भाई जैसे जैसे आप क्षेत्र को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जाति जो है वो, जाति समृद्धि जो है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन एक
एक हद तक ही बढ़ सकती है। इसके अनुसार जातीय समृद्धि जैसे पक्षी, चमगादड़, मछलियां आदि के मध्य संबंध एक आयताकार अति परवलय रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के रूप में परिलक्षित होता है कि भाई पहले तो बढ़ेगी और उसके बाद फिर घटती जाएगी इस तरीके से। तो लघुगणकीय पैमाने लॉगरिथमिक स्केल पर यह संबंध एक सीधी रेखा के रूप में दर्शाया जा सकता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो सीधी रेखा के रूप में दर्शाया जा सकता है और सीधी रेखा में जो इक्वेशन होगी, अभिक्रिया होगी, log s इज इक्वल्स टू log c प्लस z log a। s जातीय समृद्धि है, a एरिया है, क्षेत्र है, z समाश्रयन या रेखीय ढाल है और c अंतःखंड है, इंटरसेप्ट है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए ये log पैमाना है और ये वाला आपका हाइपरबोला वाला है। तो यहाँ पर पारिस्थितिकी वैज्ञानिकों के अनुसार z का मान 0.1 से 0.2 परास में होता है। यह वर्गीकी समूह या क्षेत्र पर निर्भर नहीं कर। उदाहरण के रूप में न्यूयॉर्क के मॉलस्क, कैलिफोर्निया के पक्षी या इंग्लैंड के पादप सभी के लिए z का मान 0.1 से 0.2 ही होगा तथा इनकी रेखीय ढलान समान ही होगी। इसके विपरीत अगर हम किसी बहुत बड़े क्षेत्र जैसे पूरे महाद्वीप कॉन्टिनेंट के जातीय क्षेत्र संबंधों का विश्लेषण करते हैं तो z का मान जो है वो 0.6 से 1.2 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा जातीय विभिन्नता आपको मिलेगी। चलिए, अब जातीय विविधता का पारिस्थितिकी तंत्र में क्या महत्व है भाई? उच्च उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। जितने ज्यादा पादप होंगे, जितने तरीके के पादप होंगे, उतनी ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता जो है वो हाई होती जाएगी। और यहाँ पर हर किसी की जो है अपनी अपनी भूमिका है, अपना अपना महत्व है। दूसरा आता है स्थिरता। किसी भी वातावरण में, किसी भी पारितंत्र में जो है आपको स्थिरता मिलेगी। अगर वहां जितनी ज्यादा जातियां मिलेंगी उतनी ही ज्यादा वहां पर स्थिरता देखने को मिलेगी, क्योंकि एक जंतु के पास में बहुत सारे खाद्य उत्पाद या फिर बहुत सारे खाद्य पदार्थ का वहां पर ऑप्शन होगा, वहां पर चॉइसेस होंगी कि भाई मैं अगर ये खत्म हो जाता है तो चलो वो खा लूंगा, वो खत्म हो जाता है या वो नहीं मिल रहा है आज तो चलो ये खा लूंगा। तो बहुत सारे तरीके के वहां पर खाद्य पदार्थ उन्हें मिलेंगे। पारिस्थितिकी स्वस्थता, पारिस्थितिकी को स्वस्थ बनाने के लिए, किसी भी पारितंत्र को अगर आपको स्वस्थ रखना है तो वहां पर जाति जो है उसमें विभिन्नताएं होनी चाहिए, अदरवाइज वो स्वस्थ नहीं रहेगा। तो यहाँ पर एक हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना दी रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस पॉल एर्लिख ने, जिसमें उन्होंने ये बताया कि भाई किसी भी पारितंत्र को उन्होंने वायुयान से बताया या प्रदर्शित किया और उसमें जो लगे रिवेट होते हैं उनको जातियों बताया। उसमें जो बैठे यात्री हैं अगर वो अपने साथ घर ले जाएं इन रिवेट को, एक एक बोल्ट को, तो क्या होगा, जिस तरीके से किसी भी पारितंत्र की अगर एक जाति धीरे धीरे करके अगर खत्म होती जा रही है, एक एक जाति, तो कुछ जातियों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बहुत सारी जातियां, जैसे अगर हम किसी भी वायुयान में से बहुत सारे रिवेट, बहुत सारे नट बोल्ट जो हैं वो निकाल लेते हैं, खासकर उनके पंखों वाले जो नट बोल्ट हैं वो निकाल लेते हैं, तो फर्क पड़ेगा। तो उसी तरीके से अगर हम किसी ऐसी जाति को अगर हटा देते हैं, लुप्त हो जाती है, जो वहां के लिए बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी पारितंत्र के लिए, तो वहां पर बहुत नुकसान होगा। जैव विविधता की क्षति, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। भाई पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से जो है लुप्त हुई हैं बहुत सारी जातियां। इनमें पादपों की 87, कशेरुकियों की 338 व अकशेरुकियों की 359 जातियां सम्मिलित हैं। इनमें से नई जातियों में ऑस्ट्रेलिया का भेड़िया थाइलेसन, रूस की स्टेलर समुद्री गाय स्टेलर सीकाउ, अफ्रीका का जेब्रा क्वेगा, मॉरिशस का डोडो पक्षी तथा बाघों की 3 उपजातियां कैस्पियन बालिया और जावा प्रमुख हैं जो लुप्त हुई हैं पिछले कुछ सालों में। अगर हम बात करें यहाँ पर तो प्रशांत महासागर के उष्ण कटिबंधीय द्वीपों पर मानव के निवास के कारण वहां के स्थानीय पक्षियों की लगभग 2000 से अधिक जातियां विलुप्त हो चुकी हैं और पिछले 20 वर्षों में विभिन्न जीवों की लगभग 27 ज्ञात जातियां विलुप्त हो चुकी हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो है तेजी से हो रहा है विलोपन जो है वो काफी तेजी से हो रहा है और उसकी दर जो है वो पहले की तुलना में 100 से 1000 गुना अधिक तेजी से बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि वो सब हमारी वजह से, हम कारण है उसका। तो यहाँ पर जैव विविधता की क्षति के निम्नलिखित परिणाम है भाई। एक तो पारितंत्र की उत्पादकता कम हो जाएगी, सीधी सीधी बात है। पर्यावरणीय आपदाएं बढ़ जाएंगी, सूखा, अकाल, बाढ़, ये सब। पारितंत्र प्रक्रियाएं जैसे जल उपयोग, कीटों, रोग चक्रों तथा परिवर्तनशीलता में वृद्धि होती है। अब क्या क्या कारण है? तो 4 मुख्य कारण यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे पहला और सबसे मुख्य कारण आता है कि आवासीय क्षति तथा विखंडन। हम क्या कर रहे हैं? हम इन पादप और जंतुओं के घरों को तोड़ रहे हैं। घर क्या है? इनके जंगल, और इनके जंगलों को हम नष्ट कर रहे हैं, तो वो बेचारे कहाँ रहेंगे? तो सबसे बड़ा कारण जो बनता है जैव विविधता की हानि का, क्षति का, वो ये है आवासीय क्षति तथा विखंडन। अगर हम यहाँ पर बात करें, एक समय वर्षा वन पृथ्वी के 14% क्षेत्र में फैले थे, जो अब 6% से अधिक नहीं है। हमने
इतना काट दिया है सोयाबीन की खेती के लिए कि वो विशाल अमेज़न वर्षा वन जो होते हैं वो जिन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी का लगभग 20% ऑक्सीजन जो है वो यही बनाते हैं, उत्पादन करते हैं। उनमें करोड़ों जातियां निवास करती है और उसको भी हम सोयाबीन की खेती के लिए उसको हम काटते जा रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारी जगह जंगलों का विखंडन हुआ है, तोड़ा गया है, कभी रेल की पटरियों को निकालने के लिए, कभी सड़क निर्माण के लिए, और इसीलिए जो है यहाँ की जातियां जो है धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। अतिदोहन, हम जरूरत से ज्यादा लालची होते हैं मानव, और हम अगर हमें कुछ मिल जाए, किसी का फायदा पता लग जाए कि भाई इस जानवर से हमें ये चीज मिल रही है और ये काफी फायदेमंद है, तो हम उसका अतिदोहन करने लग जाते हैं। तो पिछले 500 वर्षों में कई जातियां जैसे स्टीलर समुद्री गाय, पैसेंजर कबूतर जिसको हम चिट्ठी देने के लिए भेजते थे, विलुप्त हो गए हैं। आज बहुत सारी समुद्री मछलियों की जनसंख्या उनके शिकार के फलस्वरूप कम होती जा रही है। तो विदेशी जातियों द्वारा आक्रमण, अब हम विदेशी जाति को लाए हैं अपने यहाँ के वातावरण में, तो हम बिना सोचे समझे बिना परखे ले आए, तो क्या होता है कुछ जातियां ऐसी आ जाती हैं जो हमारी यहाँ की जो जातियां हैं उनको, स्थानिक जातियों को काफी हानि पहुंचाती हैं। जैसे कि कब हुआ, जब नाइल पर्च नील नदी की मछली को पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डाला गया, तब झील में रहने वाली पारिस्थितिक रूप से बेजोड़ सिचिलिड मछलियों, किक्लाइड मछलियों की 200 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई तुरंत। तो यहाँ पर जो है अगर कोई भी बाहर से जो जाति हम लोग लाते हैं उनको पहले हम परखें कि वो हमारे स्थानीय वातावरण के जो जीव जंतु हैं उनको कोई हानि ना पहुंचाए। और चौथा कारण बनता है सहविलुप्तता। भाई कोई जीव दूसरे जीव पे निर्भर है अपने खाने के लिए, अपने पोषण के लिए, तो अगर वो जिस जीव पे निर्भर करता है जो उसके पोषक है, अगर वो विलुप्त हो जाता है तो वो अपने आप ही विलुप्त हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं हम सहविलुप्तता। प्रदूषण एक मुख्य कारण है, बिल्कुल प्रदूषण हो रहा है, और ये प्रदूषण जो है ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, हमारे जीव जंतु, हमारे वातावरण में जो इतने सारे पादप हैं इनके लिए भी काफी ज्यादा हानिकारक है। नदियां, तालाब सब जो है यहाँ पर दूषित हो रहे हैं, तो न तो स्वच्छ पानी मिलता है, उनमें बहुत सारे जो है ऐसे रासायनिक पदार्थ जाते हैं जो उनके लिए हानिकारक बन जाते हैं। विशुद्धन की अगर हम बात करें तो डिस्टर्बेंस, हम लोग जो है राजमार्ग, हम लोग जो है रोड सड़कें निकालते हैं वहां से, उनके जंगलों के बीच से, तो उनको जो है विशुद्धन होता है, डिस्टरबेंस होता है। एग्रीकल्चर के लिए जो है, कृषि के लिए, क्योंकि इतनी जनसंख्या है तो जनसंख्या को खाना भी खिलाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें कृषि के लिए जमीन चाहिए, और जमीन के लिए हमें जंगल काटने पड़ते हैं। वानिकी, फॉरेस्ट्री के लिए हम करते हैं ये सब चीजें, क्योंकि हमें बहुत सारे उद्योगों के लिए कच्चा माल चाहिए, जैसे लकड़ी चाहिए, साल, टीक। जातियों का विलोपन, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। जैव विविधता का संरक्षण, अब इसको संरक्षित कैसे किया जाए? भाई बहुत सारे तरीके होते हैं, तो संरक्षण जो है उसके लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। क्यों जरूरी है? तो 3 तरीके हैं, या 3 हम बोल सकते हैं, 3 कारण हैं कि जैव विविधता हमारे लिए क्यों जरूरी है। पहला तो है नैतिक मूल्य, एथिकल वैल्यू। वर्तमान समय में पृथ्वी की वन्य जीवन संपदा लगभग 3.7 अरब वर्ष के जैव उद्विकास, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का परिणाम है, और इसमें एक बार नष्ट हो जाने वाली जीव जाति हमेशा के लिए विलुप्त हो जाती है, और इसीलिए अगर आपने किसी जाति को खो दिया तो वो हमेशा के लिए खो गई। प्रकृति एवं जीव मंडल का स्थायित्व, परमानेंस ऑफ नेचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब इसी के कारण जो है, जो हमारा जो जीव मंडल है, हमारा जो पारितंत्र है, वो काफी संतुलित रहता है इन्हीं जातीय विविधताओं के कारण। ऐतिहासिक महत्व, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जीवाश्म वगैरह से हम अध्ययन कर पाते हैं कि भाई हम कहाँ से जो है उद्विकास करके आए हैं। शैक्षिक महत्व बहुत ज्यादा है, शैक्षिक महत्व के लिए आपको उनको पढ़ना पड़ेगा, उनका अध्ययन करना पड़ेगा। वैज्ञानिक महत्व बहुत ज्यादा है। जीन बैंक हमने यहाँ पर, जिनमें अलग अलग तरीके के जंतुओं के, जीवों के जो जीन है वो हमने यहाँ पर संरक्षित कर रखे हैं, ताकि अगर वो आगे जाकर विलुप्त हो जाते हैं तो उनके जीन के द्वारा हम उन्हें देख सकें, उनका अध्ययन कर सकें। आर्थिक महत्व जो है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, भाई सब कुछ तो हमें प्रकृति ने दिया है, तो सबसे ज्यादा तो ये जरूरी है कि हम प्रकृति को बनाए रखें, अदरवाइज क्या होगा, हम खुद ही नष्ट हो जाएंगे। अप्रत्यक्ष लाभ बहुत सारे हैं, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। ऑक्सीजन के बिना मनुष्य नहीं रह सकता है, कोई भी जीव नहीं रह सकता है, और ऑक्सीजन हमें पादपों से मिलती है, तो पादप को होना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ अप्रत्यक्ष लाभ हैं जो हमें अपनी प्रकृति से मिलते हैं, वातावरण से मिलते हैं। अज्ञात लाभ, अननोन बेनिफिट्स,
जैसे यहाँ अगर हम बात करें तो मनुष्य को खाना, जो हमारे ये दवाएं औषधियां होती हैं, ये सब जो है ये कहाँ से मिल रही हैं? प्रकृति से मिल रही हैं। अब जैव विविधता संरक्षण के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या किए जा रहे हैं, तो अगर हम बात करें तो अलग अलग तरीके, अलग अलग स्तर पे जो है, राष्ट्रीय स्तर पे भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। जैसे अगर हम बात करें कि भाई राष्ट्रीय स्तर पर, तो सन 1952 में वन्य जीव भारतीय परिषद, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ IBWL की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत वन्य जंतुओं को संरक्षण किया जाता है। जुलाई 1955 से संपूर्ण देश में प्रत्येक वर्ष 1 से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। 1980 में भारत में भी जैव संरक्षण हेतु एक पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई, जिसके उद्देश्य पर्यावरण स्वच्छ रखना, पर्यावरण नीति को दिशा निर्देश देना, पर्यावरण से संबंधित जानकारी, शिक्षा एवं सामाजिक चेतना का विकास करना और पर्यावरण से ही संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में सहयोग देना। फिर पर्यावरण विभाग को सलाह देने हेतु NCEP नामक संगठन के अतिरिक्त पर्यावरण शोध संगठन एवं INMBC जैसी संस्थाएं स्थापित की गई। NCEP के दिशा निर्देशों पर एक वैकल्पिक राष्ट्रीय वन नीति की भी घोषणा की गई। तो इस तरीके से बहुत सारी यहाँ पर घोषणाएं, समितियां हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको निर्माण किया गया और देखा गया कि किस तरीके से हम अपने वन्य जीवों को, पादपों को, अपनी जैव विविधताओं को जो है संरक्षित कर सकते हैं। जैव विविधता के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम पेरिस में सन 1902 में प्राकृतिक संरक्षण की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पर सभी यूरोपीय देशों ने हस्ताक्षर किए थे। IUCN की अगर हम बात करें, स्विट्जरलैंड में सन 1948 में प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की स्थापना की गई और इसका पूरा नाम प्रकृति व प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय संघ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज है। विश्व वन्य जीव कोष WWF नामक एक सहायक संगठन भी स्थापित किया गया था। अब संकटग्रस्त जातियों की अवधारणा, भाई कॉन्सेप्ट क्या है इंडेंजर्ड स्पीशीज के? भाई ये जिनका अस्तित्व जो है पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा इनके आवास स्थानों या स्वयं इनके सदस्यों के व्यापक विनाश के कारण लगभग अनिश्चित है, संकटग्रस्त जातियां कहलाती हैं, जो संकट में हैं, जो कभी भी लुप्त हो सकती हैं। कि भाई इनका जीवों का वर्तमान एवं भूतकालीन वितरण, आप किस आधार पर आपने जो है संकटग्रस्त जीव जातियों का जो है वर्गीकरण किया है? समष्टियों की संख्या में कमी, प्राकृतिक आवासों की स्थिति, किसी जाति का जैविक महत्व। तो इस प्रकार हमने जो है इन आधार पर हमने जो है इनका वर्गीकरण किया है और इनको सुरक्षित करना, इनका संरक्षण करना अभी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये काफी संकट में है, ये कभी भी विलुप्त हो सकती हैं। विकट संकटापन्न जातियां, अब ऐसी ही बहुत सारी जातियां हैं जो IUCN की लाल किताब में जो है उन्होंने दी हुई हैं और इसके अंतर्गत विश्व भर में 925 जाति जंतु हम बोल सकते हैं, जिनमें कुछ स्तनधारी भी हैं, पक्षी भी है, सरीसृप भी हैं, वो सभी उपस्थित हैं और 1014 पादप भी जो हैं वो संकटग्रस्त जातियों में आए हैं। भारत में विकट संकटापन्न जातियों में लगभग 18 जंतु व 44 पादप है, जैसे ससाल्वेनियस। संकटग्रस्त जातियां, सुभेद्य जातियां जो वल्नरेबल है, जो कभी भी इस श्रेणी में पहुंच सकती है। दुर्लभ जातियां जो बहुत कम दिखाई देती हैं या बहुत कम आवासों पर मिलती हैं, बहुत कम स्थानों पर मिलती हैं, उनको हम दुर्लभ जातियां बोलेंगे। विलुप्त जातियां जो खत्म हो चुकी हैं धरती पर से। संकट मुक्त जातियां, आउट ऑफ डेंजर स्पीशीज, जो पहले संकटग्रस्त में आती थी लेकिन अब जो है इनकी संख्या में बढ़ोतरी होने से ये संकट मुक्त हो चुकी हैं। आंकड़े उपलब्ध नहीं है, ऐसी भी बहुत सारी जातियां हैं जिनके आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है। भारत में वन्य प्राणियों की संकटग्रस्त जातियों की अगर हम बात करें तो संकटग्रस्त उभयचर भी हैं बहुत सारे, संकटग्रस्त सरीसृप भी हैं और संकटग्रस्त वृक्षी भी हैं और स्तनधारी भी हैं बहुत सारे। संकटग्रस्त पादप जातियां भी यहाँ पर है, जैसे हमारा सोलेनेसी फैमिली का हो गया, एट्रोपा हो गया, बेलेनोफेरा हो गया, बेलेनोफोरेसी फैमिली का, कॉमीफोरा हो गया। तो इस तरीके की बहुत सारी पादप जातियां हैं जो संकटग्रस्त जातियों में आती हैं। जीव जातियों की प्राकृतिक विलुप्ति, अब नेचुरल एक्सटिंक्शन जो हो रहा है कि भाई वातावरणीय जो है, भाई प्राकृतिक रूप से जो है उनका विलोपन हो रहा है, तो इसके लिए बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं जो है वो जिम्मेदार होती हैं, वहां पर मनुष्य का कोई रोल या फिर कोई भूमिका नहीं होती है। लेकिन अननेचुरल एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज जो होता है, वो अप्राकृतिक विलुप्ति जो है उसमें मानव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम उनके जंगलों को काट रहे हैं, हम उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जैसे कि डोडो बर्ड हो गया, उनका दोहन कर रहे हैं, अति दोहन कर रहे हैं।
तस्मानी भाग या थाइलेसिन हो गए, ये कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जिनकी हानि, जिनकी विलोपन के जिम्मेदार हम मनुष्य हैं। यात्री कबूतर हो गया। रेड डाटा पुस्तक में आपको ऐसी कई सारी जातियों का वर्गीकरण मिल जाएगा जिनमें आपको अति संकटग्रस्त या संकटग्रस्त या जो विलुप्त हो चुकी हैं ऐसी जातियों के नाम मिलेंगे, और उसमें सभी जो अभी तक एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और जो एक्सटिंक्ट या विलुप्त हो सकते हैं कभी भी भविष्य में, उनके बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर अलग अलग पुस्तक रेड डाटा ने यहाँ पर निकाल रखी है। जो लाल पृष्ठ हैं उन पर लुप्त प्राय या लुप्त हो रही प्रजातियों की जानकारी दी जाती है। सफेद पृष्ठों पर उन प्रजातियों की जानकारी दी जाती है जो दुर्लभ या कुछ निश्चित स्थानों पर ही उपलब्ध हैं, और पीले पृष्ठ पर लुप्त हो रही प्रजातियों की जानकारी दी जाती है जिनकी संख्या तेजी से कम हो रही है। भूरे पृष्ठ पर आपको उन प्रजातियों की जानकारी दी जाती है जिनके बारे में आशंका है कि ये कम हो रही है, लेकिन इनका पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं है। चलिए, तो IUCN ने सन 2012 में प्रकाशित अपनी रेड डाटा बुक पुस्तक में निम्नलिखित जंतुओं को सम्मिलित किया, जैसे आइवरी, विल्ड वुड पैकर, आमूर तेंदुआ, जावन गैंडा, ग्रेट बैम्बू लैम्बूर, नॉर्दर्न राइट सील, पश्चिमी निम्न भूमि गोरिल्ला, लेदरवेक, सी टर्टल, ऐसे बहुत सारे जो है जीवों को उन्होंने अपनी बुक में, अपनी पुस्तक में शामिल किया। और क्या उद्देश्य है भाई? लुप्त हो रही जीव प्रजातियों की जानकारी देना और संकटग्रस्त जातियों को आश्रय स्थल की स्थिति की जानकारी देना, वर्तमान में उपलब्ध जीवों की संख्या उपलब्ध कराना, आंकड़ों के माध्यम से लोगों को जीव संरक्षण के लिए प्रेरित करना। क्या क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं? पहले तो होता है स्वस्थानीय संरक्षण और दूसरा होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय की जहां पर जीव रह रहे हैं वहीं पर रखकर उन्हें संरक्षित किया जाए, वो हो जाएगा स्वस्थानीय। जैसे कि हॉटस्पॉट्स हो गए। हॉटस्पॉट्स वो से जैव संवेदी क्षेत्र हैं जहां पर आपको सबसे ज्यादा जाति विविधता जो है मिलेगी। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि पहले 25 हुआ करते थे पूरे विश्व में, लेकिन 9 और ऐड हो गए इसमें, तो टोटल जो है 34 जैव विविधता तप्त स्थल हैं पूरे विश्व में, और उनमें से हमारे 3 जो हैं वो भारत में उपस्थित हैं। इनका निर्धारण कैसे होता है कि कोई भी तप्त स्थल क्षेत्र कैसे बनेगा? क्षेत्र विशेष में मिलने वाली स्थानीय जातियों की संख्या, जो कि क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक रूप से मिलने वाली जातियां हैं। दूसरा, पर्यावरण असंतुलन से स्थानीय जातियों को पहुंचने वाले नुकसान के आधार पर। अब भारतीय तप्त स्थल की अगर हम बात करें तो पश्चिमी घाट एक तप्त स्थल है भारत का, और यहाँ पर दूसरा है पूर्वी हिमालय, ईस्टर्न हिमालयास। और यहाँ पर अगर हम बाह्य स्थानीय संरक्षण की बात करें तो बाह्य स्थानीय संरक्षण में देखिए राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमारा आ जाता है, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया हमारा। तो ये सब जो है भारत के राष्ट्रीय उद्यान है जो अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं, और यहाँ की जो खास प्रमुख जो वन्य जीव आकर्षण है वो ये है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो भी एक स्वस्थानीय ही संरक्षण का तरीका है, और भारत में 520 वन्य जीव अभ्यारण्य उपस्थित हैं जहाँ पर आपको ये प्रमुख प्राणी मिलेंगे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग क्षेत्र में और अलग अलग राज्य में। बाघ आरक्षित क्षेत्र जो होता है, टाइगर रिजर्व एरिया, ये भी एक स्वस्थानीय ही संरक्षण है जहां पर बाघों को सुरक्षित या संरक्षित किया जाएगा, क्योंकि इनकी संख्या जो है वो काफी तेजी से कम हो रही थी। उसके बाद में अगर हम बात करें, हाथी आरक्षित क्षेत्र भी मिल जाएंगे आपको अलग अलग जगहों पर। फिर अंतः स्थलीय आर्द्रभूमि वेटलैंड्स मिल जाएंगे आपको बहुत सारे। द कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, अंतरराष्ट्रीय महत्व की झीलों पर सम्मेलन को रामसर कन्वेंशन भी कहा जाता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें यहाँ पर एक अंतर सरकारी समझौता है जिसकी कार्य योजनाओं तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग के आधार पर आर्द्र भूमि तथा उसके संसाधनों को संरक्षित रखा जा सकता है। तो यहाँ पर स्थित रामसर स्थल जो है, देखिए किस किस राज्य में है, झीलें हैं राज्य, और यहाँ पर झीलें। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि आपका स्वस्थानीय संरक्षण है। और यहाँ पर 14 जो है हमारे बायोस्फीयर रिजर्व उपस्थित हैं हमारे इंडिया में या भारत में। अब यहाँ पर 3 जोन बनाए जाते हैं। पहला जोन जो होता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को 3 भागों में बटा होता है। सबसे बाहर वाला जो एरिया होता है, क्षेत्र होता है, उसे परिचालन क्षेत्र होते हैं जहां पर मानव सक्रियता होती है, रहती है। प्रतिरोधक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां पर मानव बस्तियां तो नहीं होती लेकिन सीमित मानव क्रियाएं होती हैं। और तीसरा होता है केंद्रीय क्षेत्र, जहां पूर्ण तरीके से जो है मानव क्रियाएं जो है वो प्रतिबंधित होती हैं। तो ये 3 तरीके के क्षेत्रों में बांटा जा सकता है किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व को। भारत में मैप प्रोग्राम सन 1986 में प्रारंभ हुआ, और यहाँ पर भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है।
चलिए, अब यहाँ पर भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दे रखे हैं, वो कौन कौन से राज्य में उपस्थित हैं वो यहाँ आपको बता रखा है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का महत्व क्या है कि भाई यहाँ पर जो है विविधता को बनाए रखता है। आरक्षित क्षेत्र पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय अनुसंधान संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है, शिक्षा और प्रशिक्षण का साधन है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हैं। पवित्र वन सैक्रेड फॉरेस्ट वो स्थल होते हैं जो एक्चुअल में मानवों के लिए काफी पूजनीय होते हैं और इसीलिए मानव की कुछ जातियों ने इन्हें संरक्षित करके रखा होता है और ये भी आपको अलग अलग राज्यों में मिल जाएंगे। बाह्य स्थानीय संरक्षण की अगर हम बात करें तो जू वगैरह जहां हम जाते हैं, वानस्पतिक उद्यान, जंतु घर, ये सब जो है ये बाह्य स्थानीय संरक्षण है, जहां पर हम जीवों को वहां उनका जो स्थान होता है रहने का, प्राकृतिक स्थान, वहां से हटाकर और दूसरा जो हमने बनाया है, हमारा बनाया हुआ जो स्थान होता है वहां रखकर संरक्षित करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत वन्य जीव, तो जिसमें अलग अलग तरीके के जीवों को यहाँ पर संरक्षित किया गया है। निम्न ताप परीक्षण क्या है कि भाई संरक्षित करना निम्न ताप पर, तो बीजाणु और बीजों को जो है बहुत कम ताप पर -196 डिग्री सेल्सियस पर द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है, उनको संरक्षित किया जाता है। जीन बैंक, जहां पर आप जीन जो है वो संरक्षित कर सकते हैं अलग अलग पादपों के, अलग अलग जीवों के, जंतुओं के। बीज बैंक भी होता है, अलग अलग पादपों के बीज जहां पर हम संरक्षित कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इन बीजों से नए पादप उत्पन्न किए जा सकते हैं। उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर करके हम जो है नए नए पादप जो है वो उगा सकते हैं। पादप संरक्षण के उद्देश्य क्या है कि भाई प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना, संकटापन्न, दुर्लभ व सुभेद्य जातियों को हानि पहुंचाने वाले कारकों से सुरक्षा प्रदान करना, पादपों की जीन पूल को सुरक्षित रखना, समस्त पादप जातियों का सदुपयोग मानव हित में करना, प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखना। अगर हम वन्य जीवन के संरक्षण के लिए प्रशासनिक और वैधानिक उपाय देखें तो क्या क्या उपाय किए गए हैं भाई। IUCN यहाँ पर संगठित हुआ है और बहुत सारे उद्देश्य हैं इसके। संरक्षण की विभिन्न प्रकार की युक्तियां, उपायों की खोज करना, लोगों को नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोतों के महत्व और उनके बेहतर तरीके से उपयोग के प्रति जागृत करना, संरक्षण कार्यक्रमों के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करना, विश्व वन्य जीव कोष, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और WWF, तो ये 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये भी क्या है, वाइल्ड लाइफ फंड मतलब जहां पर हम लोग जो है वन्य जीवों को जो है, विश्व वन्य जीव कोष की भारतीय इकाई की स्थापना मुंबई में सन 1965 में हुई थी और ये वन्य जीव को सुरक्षित करते हैं। इसके उद्देश्य भी वही है कि भाई लाभों को जो है जनता तक पहुंचाना, संरक्षण का प्रचार प्रसार करना, संरक्षण के लिए धन एकत्रित करना, राष्ट्रीय उद्यानों का विकास करना, संरक्षण कार्यक्रमों का विस्तार करना, दुर्लभ जंतु जातियों की रक्षा करना। तो भारतीय वन्य जीव परीक्षण सोसाइटी अगर हम बात करें तो WPSI, जो कि देहरादून में सन 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और ये एक नॉन गवर्नमेंट असरकारी जो है संस्था है। राजकीय इसके उद्देश्य भी वही है, वन्य जीवों को संरक्षित करना, उनके संरक्षण को प्रोत्साहित करना। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी भी वैसा ही कुछ कार्य कर रही है। तो ये सब जो है, ये सब इनके उद्देश्य क्या है कि जितनी भी जैव विविधताएं हम देख रहे हैं अपने आसपास, उन सबको जो है संरक्षित करना, ताकि हम अपने वातावरण को जो है बचा सकें और हम उनके जो फायदे हैं वो हम ले सकें, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो भी उनके फायदे ले सके। सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री होती है, जहां पर हम जो पौधों को और ज्यादा से ज्यादा लगाने को बढ़ावा देते हैं और इसमें जो है बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर शामिल किए जाते हैं, लोगों की भागीदारी को शामिल किया जाता है। जैसे बिश्नोई महिलाओं द्वारा योगदान किया गया था भाई, राजस्थान के जोधपुर के राजा ने एक महल के निर्माण के लिए अपने मंदिर से लकड़ी की व्यवस्था करने के लिए कहा, तो वो सब वृक्ष काटने के लिए गए, तो वहां पर बिश्नोई परिवार की एक महिला अमृता साहसपुर पेड़ से चिपक गई और उसने काटने नहीं दिया, तो वो कट गई और उसकी 3 बेटियां जो है, बिश्नोई परिवार के सैकड़ों लोगों ने वृक्ष की रक्षा में अपने प्राण गंवा दिए। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं। और चिपको आंदोलन आया दूसरा सन 1973 में, चिपको आंदोलन हुआ, ये भी कुछ ऐसा ही था, जहां पर जो है पेड़ काटने से मना कर दिया था स्थानीय लोगों ने। तो इस तरीके से जो है हम जैव विविधता हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, तभी हम जी पाएंगे जब हमारा वातावरण होगा और उसको बनाए रखने के लिए आपको जैव विविधता और अपने वातावरण को सुरक्षित करना होगा। तो ये हमारा आज का पाठ था। अब मिलते हैं हम नए पाठ के साथ में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त।